सीटेट की क्लास को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बाल विकास का संबंध किससे है। तो बाल विकास का संबंध यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। बाल विकास का संबंध शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इन तीनों से होता है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि और आपको किस टॉपिक पर वीडियोस देखना पसंद है और इस चैनल से आपको और किस किस सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए। विकास की दिशा होती है, विकास की दिशा कैसी होती है आप मुझे बताओ। क्या दोनों तरह से विकास होता है, सिर से पैर से नहीं। विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कभी भी विकास पैर से सिर की तरफ नहीं होता, और दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि विकास का सिद्धांत किसने दिया है। आप मुझे बताओ कि विकास का सिद्धांत किसने दिया या किससे संबंधित है। तो ये प्रक्रिया जो है ना वो अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम वही बात करते हैं कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सिद्धांत कौन दे सकता है आप मुझे बताइए। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, इसका स्पीयरमैन ने दिया है और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का सिद्धांत जो है वो कौन दे सकता है। तो ये हमारे हॉवर्ड गार्डनर महोदय हैं जिन्होंने दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे है कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया है। आप मुझे बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपने देखा होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम तौर पे फॉलो करा रहे हैं, जिससे कि क्या हो कि आपके कॉन्सेप्ट्स वैसे हो जाए, आपका एक ऐसा माइंडसेट बन जाए ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको कुछ भी क्वेश्चन टफ ना लगे, आपको लगे अरे यार मैं तो इसको डेली प्रैक्टिस करता था या करती थी। क्लियर है, तो उसका थॉर्नडाइक आंसर था। वही अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कहता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया है। आप मुझे बताओ कंडीशनिंग सिद्धांत किसका है। तो ये पॉलो महोदय का है एंड ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेटर कंडीशनिंग किससे संबंधित है, तो ये हमारा दंड एवं पुरस्कार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया है, तो ये हमारे पॉलो महोदय हैं, ये आंसर बिल्कुल सही है। वही अगर हम बात करें, एक सेकंड से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग कॉन्सेप्ट जो है वो कौन देता है। तो आपको पता है कि ये सोशल लर्निंग कॉन्सेप्ट हमारे बंडूरा महोदय देते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन देता है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमारे जीन पियाजे महोदय देते हैं, वाइगोस्की नहीं देते हैं यहाँ पे। तो इसका 10वां का क्या हो जाएगा, सी आंसर। आप मुझे बताइए कि प्री ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में होती है। तो आपने भी इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बार प्रैक्टिस कर लिया है अब इस चैनल से। इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होने वाली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 से 7 वर्ष बालक में हम, यानी कि ईगो किससे संबंधित होता है, तो ये उसकी वास्तविकता से संबंधित होता है। यानी कि क्या होता है ना कि बच्चा बहुत बार ईगोइस्टिक हो जाएगा, वो हर चीज को ईगो में लेना शुरू कर देगा, कुछ भी होगा तो मैं नहीं करूंगा, मतलब एक होता है ना उस चीज को ईगो से क्रिएशन में लेकर चलाएगा, और ये चीजें उसके डे टू डे लाइफ के लिए सही नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा एक मिनट, अगला क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत हमारे कोहल वर्ग देते हैं और बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नैतिकता की बात, नैतिक मूल्यों की बात हमारे कोहल वर्ग ही करते हैं। सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। अब मुझे बताओ कि सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या हो सकती है। क्या रट कर सीख सकते हो आप, नहीं, अनुभव के आधार पर। कहते नहीं है कभी कभी कि हमारा वहां पे बहुत अच्छा अनुभव था या फिर हमारा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। क्या मतलब कि इससे हमने सीखा, तो हमारा अनुभव के द्वारा सीखना, हम बच्चे को जब सिखा रहे ना तो उसको अनुभव आधारित लर्निंग अगर हम कराते हैं, तो इस टाइप की जो लर्निंग है वो हमारे सर्वश्रेष्ठ अधिगम के अंतर्गत आता है, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रेरणा का अर्थ है। प्रेरणा का क्या अर्थ होता है? दंड देना, डराना, बल देना? जी नहीं, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। आंसर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि व्यवहार को दिशा देना। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? आपको किसी चीज को करने के लिए एक दिशा मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गई। जैसे कि आपको अभी सीटेट पास करना है, तो आपको पता है कि आपका मोटिवेशन क्या होना चाहिए कि अरे मैं क्लासेस कंप्लीट करके, उसे रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके इस बार मैं सीटेट क्लियर कर लूंगा। क्लियर? ताकि आगे जाके जितनी सारे टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है, वो केवीएस हो, एनवीएस हो, REEESSB हो, टीआरई हो, जो भी हो, जिस स्टेट में हो, तो उसमें मैं बैठूं और मैं एक अच्छा शिक्षक बन पाऊं, है ना। अंतर्मुखी बालक कौन सा होता है? तो अंतर्मुखी जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि अब वो बहुत शांत और अकेले मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं। वो बहुत ज्यादा हेजिटेशन में आ जाते हैं जब उनसे कोई बात कर लेता है तो, या फिर वो सोचने लगते हैं कि मैं क्या बात करूंगा। वो थोड़े शाई नेचर के भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंट्रोवर्ट बच्चे ऐसे ही होते हैं। क्लियर है? बाल केंद्रित शिक्षा का सर्वप्रथम समर्थक कौन है? आप मुझे बताओ कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के समर्थक कौन है? तो आप इसका आंसर बी हो जाएगा। और पहली बात तो ये है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही हमारे यहाँ फॉलो होता है, और हमें हमेशा बच्चे को मीड में रख के ही, बच्चे को सेंटर में रख के ही पढ़ना है, पढ़ाना है। अपने टीचिंग प्लान, लर्निंग प्लान, अपने डेली कॉन्सेप्ट जो भी आपको बनाना है, कोई मेथड सेलेक्ट करना है, तो आप उसमें ये देखोगे कि बच्चे को कितना बेनिफिट हो रहा है। बच्चा बीच में होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीखने में सबसे अधिक प्रभाव डालता है। सीखने में सबसे अधिक प्रभाव कौन डालेगा? तो ना ही यहाँ पे आयु, ना ही लिंग और ना ही जाति। सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली कोई पूंजी है तो वो है रुचि। समझिए ना, अगर आपके पास किसी चीज को सीखने का इंटरेस्ट ही ना रहे, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ और आपको पढ़ने का कोई इंटरेस्ट ही ना रहे, तो क्या आप सीख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो रुचि सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब आप किसी चीज को सीखने के लिए अपनी रुचि दिखाते हो, आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हो, तो क्या होता है कि उस चीज को आप बहुत जल्दी सीख पाते हो। अदरवाइज जब आप उसे बर्डन की तरह ले लेते हो, बहुत प्रेशराइज करके सीखते हो, तो बहुत बार क्या होता है ना कि वो चीजें हमारे माइंड से स्लिप कर जाती है और हम भूल जाते हैं। रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म का संबंध किससे जुड़ा है? तो आप मुझे बताओ कि क्रिएटिव यानी कि रचनावादी क्या है? तो ये हमारे विद्यार्थी हैं। हमारे विद्यार्थी तो क्रिएटिव होंगे। आप मुझे बताओ कि क्रिएटिव कौन हो सकता है? क्या एक पुस्तक क्रिएटिव हो सकती है? हाँ, हो सकती है, बट बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए। यानी कि हम ऐसे क्लासरूम को क्रिएट करेंगे, ऐसा सराउंडिंग बनाएंगे जहाँ पे बच्चा क्रिएटिव हो। क्रिएटिव का मतलब क्या है कि बच्चा किसी टॉपिक को लेकर, किसी चीज को लेकर मल्टीपल डायमेंशन में सोचे, ठीक है, और अपने आंसर को करे। वो उसके प्रॉफिट लॉस, उसके स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, सारी चीजों पे फोकस करे। और बहुत सारे, पता है आप कभी कभी क्या होता है ना कि जो आप एज अ टीचर नहीं सोच सकते हो ना किसी टॉपिक को लेकर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, या किसी चीज को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, वो बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और वो उनसे हमें कभी भी पता चलता है कि अच्छा हाँ, इसका तो ये भी मतलब हो सकता है, या फिर इसको बताने का ये भी तो तरीका हो सकता है। तो बहुत बार एक टीचर भी अपने बच्चों से सीख लेता है। क्लियर? बालक सबसे अधिक सीखता है। बालक सबसे अधिक कब सीखता है? व्याख्यान से, अनुकरण से, दंड से या पुस्तक से? तो जब बच्चा अनुकरण करेगा ना, जब बच्चा सीखेगा, देखेगा, समझेगा, बात करेगा, वहां पे एक्टिविटीज करेगा, तो बच्चा अनुकरण से सबसे अधिक सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। स्मृति की सबसे पहली अवस्था क्या है? यानी कि स्मृति की सबसे पहली अवस्था क्या होती है? तो संवेदना। स्मृति की सबसे पहली अवस्था है संवेदना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। स्मृति की सबसे पहली अवस्था होती है संवेदना। अच्छा, मुझे बताओ कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आईक्यू कौन से विद्वान ने बुद्धि लब्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कहलाती है। बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, उस टाइप के बच्चों की शिक्षा क्या कहलाएगी? तो ये चीजें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आती है। और समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसे क्लासरूम से है, एक ऐसी शिक्षा से है जहाँ पे सभी बच्चे समान रूप से पढ़ पाए। देखिए,
कभी कभी तो आप अगर पढ़ोगे तो बहुत सारे विद्वान हैं, वो बच्चों को सेपरेट करके पढ़ाना, यानी कि अगर उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी भी है ना, तो भी आप उन्हें सेपरेशन के साथ ना पढ़ाइए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चे अलग करके पढ़ाओगे उन्हें अलग क्लासरूम में या अलग मेथड के साथ, तो वो बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं दूसरों बच्चों से अलग हीन समझने लगते हैं, यानी कि उनके अंदर एक अलग सी भावना डेवलप होने लगती है। तो इसीलिए इस टाइप के क्लासरूम का क्रिएशन किया जाता है जिसमें समावेशी हो। समावेशी का मतलब है कि समान, सभी लोग समान हैं, सारे बच्चे एक क्लासरूम में बैठ करके एक टीचर के साथ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो बच्चे, अगर उन्हें किसी तरह की डिसेबिलिटी है भी, अगर वो किसी तरह के उनके अंदर कोई चीज है भी, तो भी वो उसे भूल जाते हैं। और बहुत बार देखा गया है कि ऐसे क्लासरूम में जो एवरेज बच्चे हैं ना, वो भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीखने में ट्रांसफर का अर्थ क्या है? तो एक सीख दूसरी पर प्रभावी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? अब मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपसे गलत होगा। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन हो जाएंगे? आप मुझे कमेंट करके बताइए, और या फिर आंसर को देख करके बताइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या होता है? तो बच्चे के विकास का ना सबसे महत्वपूर्ण काल शैशव अवस्था है, यानी कि इस एज में बच्चा पूरी तरह से माँ पे डिपेंड करता है, और इस एज में बच्चे जो है ना, वो सबसे पहली अवस्था मानी जाती है बालक के विकास की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। सीखना सबसे अधिक स्थायी होता है जब बच्चा रुचि के साथ सीखे। रुचि इन द सेंस कि जब बच्चा इंटरेस्ट के साथ सीखता है, तो वो क्लासरूम जो है ना, वो सबसे इफेक्टिव होता है। और वो क्लासरूम और भी इफेक्टिव हो जाता है जहां पे बच्चा इंटरेस्ट ले, जहां पे बच्चा एक्टिव हो, जहां पे बच्चा क्वेश्चन आंसर करे, जहां पे बच्चा एक्टिव हो। क्लियर है? और उस क्लासरूम में आप समझिए कि अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपकी क्लास जब आप पढ़ाती हैं और उस टाइम बच्चे सारे शांत रहते हैं और आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो इस तरह के क्लासरूम को एक अच्छी कक्षा नहीं मानी जाती है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बच्चे हैं और उनको कोई डाउट ना हो, आपने जो समझाया उन्हें सब समझ आ गया है। नहीं, बच्चा आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, मैम मेरे को समझ नहीं आया, मैम मुझे फिर से बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीजें हैं। इस टाइप से जब आप क्वेश्चन आंसर आपसे होता है, क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, तो इस टाइप के क्लासरूम में एक हेल्दी कंपटीशन देखा जाता है। और यहाँ पे बच्चों के अंदर ना बहुत ज्यादा सीखने की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट के साथ सीखना सबसे अच्छा अधिगम का प्रभाव भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा विकास का संबंध किससे है? तो भाषा विकास का संबंध, देखिए सबसे पहली बात है कि भाषा विकास का संबंध उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों विकास से है। भाषा विकास इन तीनों विकास से संबंधित है। अगर बच्चा बोलना सीखेगा, उसे बोलने की प्रक्रिया आएंगी, तभी तो उसका सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास भी संभव हो जाएगा। वैसे शारीरिक विकास हट भी सकता है, पर मानसिक और सामाजिक विकास भाषा विकास के संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या परीक्षा में पास होना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? बिल्कुल भी नहीं। क्या नौकरी लेना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? आप कहोगे कि हाँ, हमारा तो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सीटेट करके कहीं एक गवर्नमेंट टीचर बन जाए। देखिए, शिक्षा का मुख्य विशेषता है या मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास है, यानी कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। बच्चे का हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, उनका सर्वांगीण विकास करना है, उनकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, भाषाई, चेतनावादी, आध्यात्मिक सारे के सारे विकास को करना ही भाषा शिक्षा का सही अर्थ होता है, यानी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो सिर्फ नौकरी लेना नहीं, सिर्फ अनुशासन करना नहीं, परीक्षा में पास होना भी नहीं, बल्कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही एक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बालक को सीखने के लिए सबसे प्रयुक्त वातावरण क्या है? बालक को सिखाने के लिए अगर आप क्लासरूम, कैसा क्लासरूम बनाएंगे जहाँ पे बच्चा बिना किसी के डर से सीख सके, जो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ सके, जो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सके, जिनके लिए आप क्लास में डिबेट ऑर्गेनाइज करिए, सेमिनार ऑर्गेनाइज करिए, उनके साथ गेट टुगेदर करिए। तो प्रेम पूर्ण और सुरक्षित क्लासरूम जो है वो बच्चे को एक हेल्दी वातावरण दे सकता है, जहाँ पे बच्चा अपने क्रिएटिव क्वेश्चंस को समझे और आपसे पूछे। ऐसा ना हो कि बच्चा आपसे पूछने आया और आपने उसे ऐसा डरा दिया कि वो कभी क्वेश्चन ही ना करने आया हो।
तो आज के ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। होप आपको अच्छे लगे होंगे। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।